कि योगी जी की छवि यहां से क्या और पावरफुल हुई है। योगी आदित्यनाथ लॉलेसनेस और एनार्की के खिलाफ इस समय देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा है। देश में कहीं भी चुनाव हो, इन दो विषयों पर योगी की अपील सबसे बड़ी है, कानून व्यवस्था और तुष्टिकरण। और सबको यह भी समझ में आ गया कि विकास की पहली शर्त है कानून का राज। गुंडों के राज में विकास नहीं हो सकता। जब से लालू यादव का अभ्युदय हुआ बिहार की राजनीति में, जब से तब से लेके आज तक ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है जिसमें सारी पार्टियों के मिला के कुल 28 यादव जीत के आए। अब ये संदेश अखिलेश यादव के लिए चिंता का कारण होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को 1 दर्जन सीटें हरा दी। योगी मॉडल पता तो सबको है, लेकिन उसको जमीन पर उतारने के लिए बड़ा जिगरा भी चाहिए और उसके जो जोखिम है उनको सहने की क्षमता भी चाहिए। राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस 1985 के बाद से कांग्रेस के माथे पर बिहार में रोली टीका नहीं लगा। लगभग आधी सदी हो गई आप सत्ता देखी नहीं। जून में चुनाव परिणाम आया 24 का लोकसभा का, तो राहुल जी आ गए मैदान में अचानक से और उन्होंने जो बातें की, उनके 3 बातें मुझे याद है। भैया, हमने नरेंद्र मोदी को डिमोलिश कर दिया, नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म, खलास, गो वेंट डाउन। दूसरी बात कही, वो 56 इंच का बताते थे सीना, मैंने यूं कर दिया। नंबर तो नहीं पता भैया, लेकिन 30-32 के आसपास आ गया अब सीना। अब उन बातों का ही असर हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये मोदी का अपना भाग्य है, मेहनत है, प्रारब्ध है। उसके बाद से जितने राज्यों में चुनाव हो, मोदी ने सब में गर्दा ही उड़ा दिया। कांग्रेस बिल्कुल धस्ती पोत की स्थिति, पानी मांगना जिसको। अब फीता लेके नापो मोदी जी का सीना कितना है। जो लोग कह रहे थे कि बैसाखी पर सरकार है मोदी की, 240 लोकसभा सदस्यों वाले नरेंद्र मोदी 2019 के नरेंद्र मोदी से 1 इंच कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है इस वक्त। मोदी जीतना जानते हैं, युद्ध लड़ना जानते हैं और युद्ध जीतना जानते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को समझना है तो किताब नहीं, आप अमिताभ अग्निहोत्री जी को 1 घंटे सुन लीजिए, किसी उपन्यास से कम नहीं है। आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जब बिहार के इलेक्शन हुए तो इसे 2027 का सेमीफाइनल माना गया। अब 2027 के इस सेमीफाइनल में किसने बाजी मारी? पार्टीज नहीं, लेकिन एक नेता के तौर पर योगी और अखिलेश दोनों प्रचार कर रहे थे। कौन हावी दिखा, क्या मैसेज बिहार ने यूपी के लिए दिया है, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। अमिताभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास। धन्यवाद धन्यवाद। और इस बातचीत के सिलसिले को सर यहीं से शुरू करते हैं। बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार इलेक्शन में योगी भी थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी थे। इस इलेक्शन से क्या मैसेज उत्तर प्रदेश के लिए कन्वे हुआ है? देखिए, ये तो बहुत सरल सी व्याख्या हो जाएगी अगर मैं कहूं कि योगी जी भी प्रचार में थे, अखिलेश जी भी प्रचार में थे, दोनों चेहरे लड़ रहे थे, वो कहाँ गए, उनकी कितनी सीटें जीतती, कितनी हारी, ये बहुत सरल तुलना हो जाएगी, कोई भी कर सकता है। बिहार का एक गंभीर और गूढ़ संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। और वो संदेश है जिसका बहुत एनालिसिस भी नहीं हुआ, तो एनालिसिस नहीं हुआ तो चर्चा भी नहीं हुई। वो गूढ़ संदेश में बताना चाहता हूं। जब से लालू यादव का अभ्युदय हुआ बिहार की राजनीति में, जब से तब से लेके आज तक ये पहला चुनाव है, ये पहला चुनाव है जिसमें सारी पार्टियों के मिला के कुल 28 यादव जीत के आए। सारे मिला के कुल विधानसभा के अंदर 28 यादव पहुंचेंगे। आप समझ लीजिए, पिछली बार इससे दूने जीते थे 20 में, इस बार जस्ट हाफ। उसमें सबका है,
किटी सबकी है। 11 या 12 यादव जीते हैं लालू यादव के टिकट पर, तेजस्वी के टिकट पर सिर्फ, और बाकी फिर सब मिला के 10-11 एनडीए के हैं, तो कुल मिला के 28 हुए। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश और बिहार में एक साम्यता ये है, तमाम असमानताओं के बाद भी एक बड़ी साम्यता ये है कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार बिहार में है, लालू यादव, एक बड़ा राजनीतिक परिवार उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव, दोनों समाजवादी धारा के नेता, दोनों यादव, दोनों पिछड़ों की राजनीति करने वाले, दोनों सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले। ठीक वैसे ही उनकी संतान तेजस्वी भी मैदान में और इधर अखिलेश जी भी मैदान में। अब ये संदेश अखिलेश यादव के लिए चिंता का कारण होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। इस संदेश पर उनका चिंतन भी हो रहा होगा, मंथन भी हो रहा होगा और चिंता भी हो रही होगी। एक दौर था 50-50, 60-60, 70-70 यादव जीतते थे बिहार में, हर चौथा एमएलए यादव होता था। ये क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। अभी लालू यादव जिंदा है फिर भी। बिहार में ऐसा मैं मानता हूं कि शेष सभी जातियों ने यादव जाति के व्यवहार, उसमें कुछ लोगों का जो व्यवहार वो संकल हो जाता है ना किसी जाति में, बाकी तो सारी जातियां ठीक हैं, बट कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं। तो जब वाणी का अनुशासन टूटता है ना, तो बाकी जातियां आपके विरुद्ध हो जाती हैं। बिहार में यही हुआ। यादवों की संख्या थोड़ी ना घट गई ना, ऐसा थोड़ी ना कि यादव आधे रह गए ना। और अगली बार अगर इसमें थोड़ी और घटोत्तरी हो गई तो यादवों का वर्चस्व बिहार की राजनीति से तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अगर उत्तर प्रदेश में हो गया तो क्या होगा? बड़ा संकट आ जाएगा और बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। एक दूसरा, बिहार का एक बड़ा संदेश है, वहां मुलायम सिंह जी का परिवार यहां और लालू जी का परिवार वहां, दोनों का कोर स्ट्रेंथ एमवाई है। लालू जी यादव का भी, मतलब माफ करें, तेजस्वी यादव का भी और अखिलेश यादव का भी। एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, सब जानते हैं। बिहार में एक प्रयोग हुआ अघोषित तौर पर, अलिखित तौर पर, लिखा पढ़ी नहीं हुई उसकी, कि भाई हम लोग ऑफिशियली अलायंस में नहीं जाएंगे, बट एक टेक्टिकल अलायंस जिसको बोलते हैं, रणनीतिक समझौता कर लेते हैं, समझ विकसित कर लेते हैं कि भाई जहां हमारा कैंडिडेट हो और आपका नहीं हो वहां आपका वोट हमें मिले, और जहां आपका हो और हमारा नहीं होगा हमारा वोट आपको मिलेगा। ये अलिखित समझौता किन दो में हुआ? ये हुआ बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच में बिहार में। इस समझौते ने बिहार की राजनीति की दशा बदल दी इस चुनाव में। हाँ, ये सही बात कर रहे हो, क्योंकि जिस सारा पराक्रम बीजेपी का नहीं है, नीतीश जी का भी सारा पराक्रम है, बड़ा पराक्रम उन बीजेपी और नीतीश जी का है, बट सारा उनका नहीं। इस परिणाम के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जीती सीमांचल में। ये कम बड़ी खबर है मेरे लिए, 4 तो पहले भी, 4-5 पहले भी जीते थे। मेरे लिए ज्यादा बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को 1 दर्जन सीटें हरा दी। क्या 1 दर्जन सीटें लिखत पलट में हैं जो हारे जस्ट बिकॉज ऑफ ओवैसी फैक्टर। बहन जी का भी एक उम्मीदवार जीत गया। उस उम्मीदवार ने और बीएसपी के बिहार प्रभारी ने चुनाव के परिणाम आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, थैंक्स गिविंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, आभार जताने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे नेपथ्य में जो एक बैनर लगाया गया, उसमें हाथी का चुनाव चिन्ह और पतंग असदुद्दीन ओवैसी की, मायावती का चित्र और ओवैसी का चित्र दोनों लगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीएसपी के जीते हुए विधायक की, बीएसपी के बिहार प्रभारी के साथ, थैंक्सगिविंग जनता को। अब
माया बसपा को जो लोग जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां पत्ता भी बहन जी की इच्छा के विरुद्ध नहीं हिल सकता, और ये तो बहुत बड़ा काम है। और आज के दौर में बहन जी को पता ना लगे तो संभव नहीं। सही। मुझे लगता है कि बहन जी और एआईएमआई के बीच में ऐसा कुछ कहीं कुछ पक्का है कि बिहार में एक बार सिक्का उछाल के देखो कैसा होता है, क्या रिजल्ट आता है, और अगर रिजल्ट ठीक आए दोनों के लिए तो उत्तर प्रदेश में फॉर्मल अलायंस कर लेंगे। अब ये पूरी बात बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी और ओवैसी के बीच में चुनाव में अलायंस हुआ तो वह अलायंस एमवाई पर भारी होगा संख्या के हिसाब से। वोट में कितना होगा मैंने अभी कह सकता, बट वॉल्यूम के हिसाब से एमवाई छोटा है, डीएम फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है यूपी में, दलित और मुस्लिम, डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम। ठीक, तो मायावती ओवैसी चाहते हैं कि एमवाई की स्थायी काट के लिए डीएम फॉर्मूला आ जाए यूपी में। अखिलेश जी के लिए दूसरी चिंता ये होनी चाहिए, पहली तो ये होनी चाहिए कि बिहार में यादवों की हिस्सेदारी विधानसभा में अचानक से आधी क्यों रह गई, कोई तो कारण होगा, उस पर सोचिए। और दूसरा ये सोचिए कि अगर मायावती और ओवैसी एक साथ आ गए तो मैं ये नहीं कहता कि वो ओवैसी और मायावती का अलायंस बहुत कुछ बड़ी 50-100 सीट जीत ले, मैं ऐसी भी अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन विधानसभा छोटा सेगमेंट होता है, लोकसभा तो 20 लाख 25 लाख, विधानसभा तो 5-7 लाख का वोट है मैक्सिमम। अगर उन दोनों के साझे उम्मीदवार ने 20,000 वोट भी ले लिया कहीं तो अखिलेश यादव के कैंडिडेट के लिए संकट पैदा कर देंगे वो, जैसे ओवैसी ने जीती 5 और हराई 12 बिहार में, जितनी जीती नहीं उससे ज्यादा डबल तो हरवाई, डबल से ज्यादा, 2.5 गुना। तो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को डीएम फॉर्मूले पर निगाह रखनी होगी कि डीएम फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इमर्ज ना करे, और अगर इमर्ज करेगा तो संकट पैदा करेगा, ये जान लीजिए। ये मुझे लगता है बिहार से 2-3 बड़े सबक हैं। और चूंकि बीजेपी ने वहां एक नया प्रयोग किया है, गृह मंत्रालय पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर से हट के सम्राट चौधरी के पास आया है, तो वो एक बीजेपी भी बिहार में एक बड़ा, देखिए लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का जलवा हो गया, बीजेपी का झंडा बुलंद हो गया, गृह मंत्रालय मिल गया। ये भी ठीक, ये व्याख्या भी ठीक है, लेकिन ये भी व्याख्या ठीक है कि सेहरा भी है गृह मंत्रालय और कांटों का ताज भी है गृह मंत्रालय, ये भी जान लीजिए। अब बिहार में नरसंहार हो जाएगा कहीं या हत्या हो जाएगी तो ठीकरा फिर किसके सर फूटेगा? बीजेपी के। अभी ठीकरा नीतीश बाबू के सर फूटता था कि भाई गृह मंत्रालय उनके पास है, हम तो करना, हमारे पास होता तो हम करके दिखा देते, अब आपके पास हो गया। तो अग्नि परीक्षा भी है भाजपा की, ये भी जान लीजिए। सब ऐसा नहीं केवल मीठा मीठा है, बिहार की विजय में कड़वा कड़वा भी है। और बिहार बीजेपी के लिए एक देश बिहार की जरिए बीजेपी को तौलेगा, जांचेगा, आंकेगा कि आपने जितने वादे किए कि हमको एक बार ताकत दे दो, हम बिहार बदल देंगे, सारी फैक्ट्रियां फिर से खुलवा देंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी, यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे, यहाँ सड़कें अच्छी हो जाएंगी, अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार। तो फिर हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, वैसी स्थिति बनेगी बिहार में। लेकिन सर अखिलेश के साथ साथ आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि योगी जी की छवि पर कभी कोई संशय रहा ही नहीं है, लेकिन इस बार बिहार इलेक्शन से
क्योंकि अगर क्या हम पहली बात तो इसे 27 का सेमीफाइनल कह सकते हैं, पड़ोसी राज्य है, सारी चीजें बहुत समानताएं भी है, और दूसरा ये है कि योगी जी की छवि यहां से क्या और पावरफुल हुई है, जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था वहां कौन सी बड़ी बातें आपने वहां नोटिस की कि कैसे वो उत्तर प्रदेश में आगे काम आ सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 27 का सेमीफाइनल कहना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक दूसरा राज्य किसी दूसरे राज्य के चुनाव का सेमीफाइनल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, वो इंडिकेटर जरूर होता है, इंडिकेशन आते हैं वहां से, संकेत आते हैं, संदेश आते हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार में इसलिए औरों से ज्यादा चले, उसका एक मूल कारण था। बिहार में लॉलेसनेस जो है ना, वो चुनाव का मुद्दा है। लालू का जंगल राज यही था ना। अगर मान लीजिए लालू का चलो जंगल राज होगा, लेकिन लालू के बाद का जो नीतीश जी का भी शासन रहा वो भी मंगल राज तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो जंगल था ये मंगल थे। इनके में भी भगवान का आशीर्वाद था, हफ्ते में 10-20-50 मर्डर तो हो ही जाते थे। उतना तो ऐसा कभी नहीं रहा कि बिहार का आकाश गोलियों की तड़तड़ाहट से सुना रहा हो कभी ना, वो तो चलता ही रहा। यानी जनता के मन में सबसे ज्यादा खिन्नता इस बात की थी कि यार यहां तो लॉलेसनेस है, अनार्की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। योगी आदित्यनाथ लॉलेसनेस और एनार्की के खिलाफ इस समय देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा है इन दो चीजों पर, लॉलेसनेस और एनार्की। तो जब योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनावी महासमर में उतरे और उन्होंने ये कहा कि भाई भाजपा एनडीए को जिताओ, यूपी वाला मॉडल यहां लागू करके देंगे आपको, तो जनता को अच्छा लगा। और यही बात अपने भाषणों में सम्राट चौधरी ने भी कही। जो उन्होंने पिच बनाई वो भी यही बनाई कि एक बार हमको ताकत दीजिए, हम अपराधी को पाताल से खोज के मारेंगे। तो ये जो टोन सेट करने का तरीका था, ये योगी जी से आया, सम्राट चौधरी को भी उसके चलते। और दूसरा जो खासतौर पर आरजेडी का जो एक मैनिफेस्टेशन था, जो एक उसका जोर था जिस चीज पर, वो था अपने एम फैक्टर को मजबूत रखने के लिए कि भाई मुसलमानों को मैसेज जाए कि हम हैं तो आप चिंता ना करो। उसका भी काट होना था, तुष्टीकरण का भी काट करना था। भाजपा के पास दो मुद्दे ही बड़े थे, एक तो ये जंगल राज, दूसरा घुसपैठ तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के मामले में भी सबसे बड़ी वैक्सीन, पॉलिटिकल वैक्सीन योगी है। ये खड़े हो जाते तो लोग समझ जाते कि मामला ठीक है। तो जो बीजेपी के दो सबसे बड़े चुनावी विषय थे, घुसपैठ, मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा जंगल राज, उन दोनों के विरोध में, उन दोनों की काट में अगर कोई सबसे प्रभावशाली चेहरा था एनडीए के पास, तो वो योगी आदित्यनाथ थे। इसलिए फिर एनडीए ने योगी जी का खूब इस्तेमाल किया। बीच में कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने कहा कि नहीं, योगी जी वहाँ हिंदू मुसलमान कर दिए और उससे जनता दल नाराज हो गया और ऐसा हो गया। कुछ नहीं हुआ। योगी जी आखिरी दिन भी, जिस दिन लास्ट कैंपेन था बिहार में, उस दिन भी उनकी 4 सभाएं हुई। तो मुझे लगता है कि देश में कहीं भी चुनाव हो, इन दो विषयों पर योगी की अपील सबसे बड़ी है, कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण। इन दोनों मसलों पर उनकी अपील कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक इक्वल है। सबसे बड़ा कंठ इन दोनों विषयों पर वही है। और उसके पीछे का क्या, क्योंकि सर पहले हम जो चीजें देखते थे, पहले पिछली सरकारों में जरूरतों पर बात होती थी। मोदी जी आए तो वो डेवलपमेंट पर बात करने लगे। लेकिन क्या अब योगी जी ने सेट कर दिया कि भैया पहले लॉ एंड ऑर्डर होगा, उसके बाद ही बाकी सारे काम होंगे, और हमने यूपी में करके दिखाया। अब यही मॉडल पूरे देश में, इसी प्रचार के साथ भाजपा भी आगे बढ़ रही है और योगी जी भी अपने प्रचार में इन सब चीजों का जिक्र करते हैं। देखो, जब तक कानून व्यवस्था नहीं होगी दुरुस्त, तब तक विकास का रास्ता खुलता ही नहीं। सरकार ने रोड के डिवाइडर पर ग्रिल लगाई, मान लीजिए, क्या छोटा उदाहरण दे रहा हूं,
रात में लोग काट के लेके उसको बेच दिए। ग्रिल लगा तो सकती है सरकार, उसकी हिफाजत के लिए तो पुलिस नहीं बैठा सकती क्या? मेन होल का ढक्कन तक तो लोग निकाल ले जाते हैं। जहां ऐसी समस्याएं हो, और फिर जो निजी क्षेत्र का निवेशक है वो रंगदारी, लूटपाट, हिंसा, अराजकता, माफियावाद, गुंडाराज, इसमें तो निवेश नहीं करेगा ना, कि जो पैसा लगाए वो भी डूब जाए। वो सरकारों से कहता है निवेशक कि आप हमें शांति व्यवस्था की गारंटी दीजिए, हम पैसा लगा देंगे। लेकिन रंगदारी होगी तो पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आदित्यनाथ ने इस चीज को जमीन पर उतार दिया कि कोई रंगदारी नहीं, कोई लूटपाट नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने फैक्ट्री खोली, 10 गाड़ी भर के लोग आए असला लेके और वहां 150 राउंड फायर कर दिया ताकि आप डर जाओ, ऐसा संभव नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पूर्व में नहीं आया तो उसका सबसे बड़ा कारण यही माफिया थे, यही गुंडे थे, यही मवाली थे, जिनको पॉलिटिकल पैटर्न हासिल था, संरक्षण हासिल था। तो इसलिए जो वहाँ था भी निवेश वो भी बाहर हो गए। बिहार में एक दौर में बड़ा निवेश था, वहाँ देश के बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया था एक दौर में बिहार में। लेकिन जब वहाँ अराजकता का तांडव हुआ तो वो ताला लगा के फैक्ट्री में वहां से चले आए कि भाई आप लोग अपना जो चाहो करो, हम यहाँ अपना व्यवसाय नहीं करेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है अब बड़ी है जो योगी ने कंट्रीब्यूट की उत्तर प्रदेश में। और जब लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है तो दूसरे राज्यों में भी आकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हो। जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य प्रगति कर सकता है तो जिनकी कम आबादी है वो राज्य तो और अच्छे से प्रगति करना चाहिए। तो वो मुझे लग रहा है प्रगति का एक सपना, डेवलपमेंट का एक विजन सबकी आंखों में आया है देश में कि भाई विकास होना चाहिए। और सबको ये भी समझ में आ गया कि विकास की पहली शर्त है कानून का राज। गुंडों के राज में विकास नहीं हो सकता। और सर जब बिहार इलेक्शन से जो वहां पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की हार हुई, यादव फैक्टर एक महत्वपूर्ण रहा, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे बनाए गए, क्या ये वंशवाद की सियासत का भी एक तरीके से कहें कि यहाँ से नेपथ्य पर आ गई है पूरी तरीके से, परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की, और ये एक मैसेज उत्तर प्रदेश को भी दे रही है? देखिए, परिवारवाद और वंशवाद बड़ा ये सार्वभौमिक विषय है। इसमें यह है कि कोई ज्यादा है कोई कम है, बट ये बीमारी सब में है थोड़ी थोड़ी, ये कीटाणु है। तो अब जैसे पूरे चुनाव में हुआ कि भाई लालू का वंशवाद, लालू के बाद तेजस्वी, फिर सरकार बनी तो अचानक से एनडीए के 2 छोटे घटक दलों ने वो परिस्थिति पैदा कर दी जिसने भाजपा के इस पूरे अभियान पर एक सवाल खड़ा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने बेटी, बहू, साली, समधन सबको एमएलए एमपी बना दिया, आयोग का अध्यक्ष, फलान ढिकान, और फिर लड़के को मंत्री बनवा दिया। उपेंद्र कुशवाहा और भी आगे निकले, जो लड़का राजनीति में ही नहीं था, चुनावी नहीं लड़ा, उसको ही डायरेक्ट मंत्री बनवा दी, विदेश से पढ़कर आ रहे हैं, डायरेक्ट मंत्री बनवा दी। एमएलसी की सीट उनको एक, जब वो चुनाव की शुरुआत में नाराज हो गए थे तो मनाने के लिए उनको एक ऑफर दिया था अमित शाह ने कि भाई एमएलसी की सीट देंगे। उस एमएलसी की सीट पे अब लड़के को मंत्री, एमएलसी बनवा देंगे, मंत्री पहले बनवा देंगे। अब लालू यादव का परिवारवाद अगर गलत है क्या, तो जीतन राम मांझी का परिवारवाद और उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद भी सही नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। ये ठीक है, बीजेपी रंग में भंग नहीं चाहती थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है टाइप का गाना बजे और उसी में मारपीट हो जाए। सरकार अभी बनी और प्रथम ग्रासे मक्खी का पाते, पहले कौर में मक्खी। मान लीजिए बीजेपी अगर अड़ जाती और इन दोनों को भगा देती, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, तो माहौल खराब हो जाता। बीजेपी के घटक दलों को एक मैसेज जाता कि भाई बीजेपी जो है वो दादागिरी कर रही। तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी क्यों अपने इस राजनीतिक अभियान को की छवि को धक्का पहुंचा बीजेपी की, जो परिवारवाद पर वो एक
प्रखर और मुखर जो अभियान चला रही थी, हम्म, अब जहां जहां वो इस अभियान को चलाएगी क्या, वहां वहां उसके सामने उसके विरोधी मांझी और कुशवाहा का फोटो लगाएंगे, कहेंगे इनका चेहरा देखो ये क्या कर रहे हैं। इसलिए भारत में रामविलास जी की पार्टी में क्या है, टोटल परिवार ही परिवार है। रामविलास जी ने जितनों को सांसद अपने जीवन में बनवाया उसमें 80% तो उनके परिवार के ही थे। वैसे इसे ये बेटा भी कर रहा है, हम्म, चिराग। तो भाजपा और नीतीश कुमार इन दो को छोड़ दीजिए बिहार में, तो बाकी तो एनडीए के तीनों जो घटक दल हैं वो विशुद्ध परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। चिराग, मांझी और कुशवाहा, ये संकट है। तो क्या बीजेपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि अमित शाह से अगर इस तरीके के सवाल पूछे गृह मंत्री से तो वो कहते हैं कि वो उनकी पार्टी का मसला है, वो हमारे साथ जरूर हैं लेकिन वो किसे टिकट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सर जमीनी तौर पर क्या ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी लोगों के मन में मैसेज जाता है, क्रिएट होती है चीजें कि भैया परिवारवाद और वंशवाद तो ये भी कर रहे हैं? देखिए अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं ना, जो आपने बताया कि वो ऐसा कहते हैं, वो टेक्निकली ठीक कह रहे हैं, प्रैक्टिकली ठीक नहीं कह रहे हैं। क्या लोकमानस में तो ये बात जाए उठेगी। आप तकनीकी रूप से कह सकते हो कि यार वो तो उनकी पार्टी है, वो अध्यक्ष है, हम थोड़ी ना उनकी टिकट देते हैं। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि मोदी मोदी है, तो गांव देहात में लोग ये भी चर्चा कर सकते हैं, अगर उनको भाजपा के विपक्षी ठीक से समझा ले जाएंगे कि अरे भैया मोदी चाहते तो मांझी की हैसियत थी, हैं? घूर देते तो मांझी डर के भाग जाता, ये भी चर्चा होगी बिहार में। अब उपेंद्र कुशवाहा है मोदी से लड़ाई कर सकते थे, नहीं ना, तो वो उतना हिस्सा तो आपके खाते जाएगा, क्योंकि जनता मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने लिस्ट दी और आप मजबूर थे मानने के लिए ना। वो कहेगा ऐसी बात कर रहे, नीतीश से गृह मंत्रालय ले लिया और मांझी को नहीं डपट पाए, समझिएगा। नीतीश ने 20 साल गृह मंत्रालय बच्चे की तरह ऐसे चिपका के रखा, उससे आपने झटके में गृह मंत्रालय तो ले लिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं डांट पाए कि नहीं लड़का नहीं। ये सवाल उठेगा, इसलिए इतना सरल नहीं है। मैंने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद, जनता इस पर सबकी समीक्षा करती है, लेकिन मोर और लेस सबसे बड़ा सिंबल देखा जाता है। सबसे बड़ा सिंबल क्या है वो मैं बता दूं। भाजपा में अगर भाजपा 29 में आई और मोदी जी ने चाहा कि हम सेवानिवृत्त ले लें, हो जाए, तो कौन प्रधानमंत्री होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक, अटकलें लगा सकते हैं लेकिन 100% सही नहीं बता सकते। भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये भी नहीं कोई बता सकता। कांग्रेस में ये बताया जा सकता है, सपा में ये बताया जा सकता है, बसपा में बताया जा सकता है, चिराग की पार्टी में बताया जा सकता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी में बताया जा सकता है, ममता जी की पार्टी में बताया जा सकता है। मूल अंतर ही जिस पर भाजपा चलती है, जो मैंने बताया, ये कोई नहीं बता सकता कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि वो किसी के परिवार से नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नड्डा जी का लड़का अध्यक्ष बनेगा, ऐसा तो है नहीं। नड्डा जी रह लिए इतने बहुत है, या मोदी जी के परिवार से कोई बनेगा, ऐसा संभव नहीं। 2012 से पहले मोदी जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यही किसी को नहीं पता था। तो ये गैर परिवारवाद का एक आदर्श उदाहरण है जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने दिया और राज्यों में भी दिया। आप राष्ट्रीय नेता हैं, आपका बेटा विधायक बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि रक्षा मंत्री का बेटा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का बेटा गृह मंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये नहीं, ये कोई नहीं कहता कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा अपनी पार्टी में ना रहे, कौन कह सकता, पार्टी में रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन सो के उठा और नाश्ता कर रहा था, तब तक पापा ने कहा बेटा आज हम नहीं, आज से तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष। बोले ठीक है पापा मैं जा रहा हूं ऑफिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर काम करिए, ठीक है, ओके।
तो जब कई बार लोग थितरई करते हैं, कहते भाई परिवारवाद, उनके लड़के को भी टिकट मिली, इनके लड़के, टिकट विषय नहीं, विषय है क्या उनका लड़का टिकट बांटने वाला बना। टिकट बांटने वाला बनना खतरनाक हो जाता परिवारवाद में, कि पहले पिताजी टिकट बांटते थे, अब हम बांटते हैं, और मेरे बाद मेरा बेटा बांटेगा। वहां सारे अधिकारों का संकेंद्रीकरण हो जाता है, वो चीज खराब है। सर इसमें एक एग्जाम्पल अगर आप, क्योंकि उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होगी, जो हवाएं चली कि पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, लगातार जीते थे, मंत्री बनने में उनका नाम था, लेकिन पर्यवेक्षक क्योंकि राजनाथ सिंह थे तो ऐसी खबरें आई कि राजनाथ सिंह ने ही मना कर दिया कि नहीं अभी पंकज को और काम करने दो। देखिए ऐसा भी हो सकता है आप करें, लेकिन मुंबई से देखें तो भारतीय जनता पार्टी सामान्यतः, हर केस में मैं नहीं कह रहा, सामान्यतः बाय एंड लार्ज इस तरह के प्रयोगों से बचती है कि पिता बड़ी भूमिका में हो और बेटा भी बड़ी भूमिका में हो, ऐसे से बचती है। एक आध एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं करती। मैं एक और बड़ा उदाहरण देता हूं। नीतीश जी की पार्टी में सबने कहा नीतीश बाबू से कि निशांत को ले आइए, उन्होंने कहा ना, मेरे जाने के बाद, मेरे डिपार्चर के बाद, मेरे रहते नहीं। ये बड़ी बात है कि नहीं? कौन विरोध से, उनके यहाँ तो सब मांग ही कर रहे थे, विरोध क्या कही रहे थे कि इनको लगाओ, लगने भी लगा था, और वो डिप्टी सीएम बन भी जाते तो किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन ये आदर्श स्थिति है। वाजपेयी जी के बाद अडवाणी जी पीएम के चेहरे हुए, अडवाणी जी के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा हुए। तीनों में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रक्त संबंध नहीं, क्या? ये आदर्श स्थिति है गैर परिवारवाद की। और लोग इसमें थितरई करने लगते हैं जब वो ये कहने लगते हैं कि देखिए नहीं, वो रामलाल ने अपने बेटे को चुंगी का पार्षद की टिकट दी थी। चुंगी का पार्षद होना अलग बात है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने ये अलग बात है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, राजतंत्र से हम लोकतंत्र में आए, तो उस राजतंत्र से लोकतंत्र में आने में एक मुख्य कारण ये भी था कि हम चाहते थे कि राजा रानी के गर्भ से पैदा ना हो। क्या? राजा रानी के गर्भ से पैदा ना हो, वो जनता के उससे पैदा हो, जनता की इच्छा से जन्म ले, जनता उसको प्रकट करे, जनता की विल उसको, इच्छा उसको आकार दे। पहले क्या होता था, ये तो रानी के गर्भ से जो पैदा हुआ वो राजा, बात खत्म। वो काला हो, सफेद हो, छोटा हो, मोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं, नेत्रहीन हो तो भी कोई फर्क नहीं, फिर भी बनेगा। समझिए, एक उदाहरण है ना, महाभारत में धृतराष्ट्र ने बिना आंख वाला है फिर भी होगा, बोले ये आंख वाला अच्छा, बोले नहीं रानी के गर्भ से नहीं पैदा ना यार, परिवार का नहीं, इसको कैसे बना देंगे? इसीलिए तो राजतंत्र से लोकतंत्र में हम आए कि नहीं, जनता के ठप्पे से राजा बने। और जहां जनता का ठप्पा, जिसे हम कहें नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल गांधी, सोनिया जी के बाद राहुल गांधी, यही लोग कांग्रेस के प्रमुख रहे, करता धरता रहे। और कल को कांग्रेस के कोई संयोग बन जाए प्रधानमंत्री का बनने का, तो स्वाभाविक राहुल जी होंगे। तो वहां सबको पता है कि राहुल जी ही पसंद है, बाकी कोई दूसरा आदमी इसमें एंट्री नहीं ले सकता। वहां तो प्रतिबंध, प्रवेश निषेध का वो बोर्ड लगा है बिना। जहां ऐसा बोर्ड नहीं लगा है, लेफ्ट पार्टी भी इसमें अच्छी। ज्योति बसु लगभग 23 साल 24 साल चीफ मिनिस्टर रहे, देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। देश में बड़े बड़े कॉमरेड हुए,
लंबे समय तक केरला में शासन किया, त्रिपुरा में शासन किया, बंगाल में लंबे समय तक शासन किया। ऐसा नहीं हुआ कि हरकिशन सिंह सुरजीत ने अपने लड़के को सेट कर दिया, बोले मेरे बाद पोलित ब्यूरो का जनरल सेक्रेटरी ये होगा। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ सीपीआई में वर्धन साहब सेट कर जाए किसी को, नहीं, ऐसा नहीं। संघ को देख लीजिए, उनके यहाँ सरसंघ चालक अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हेगडेवार ने फिर अपने भतीजों को सेट कर दिया, भतीजे ने अपने लड़के को सेट कर दिया ना, नहीं। हेगडेवार और गुरु गोलवलकर में कोई रिश्ता नहीं, गोलवलकर और बाला साहब देवरस में कोई रिश्ता नहीं, बाला साहब देवरस और रज्जू भैया में कोई रिश्ता नहीं, रज्जू भैया और सुदर्शन में कोई रक्त संबंध नहीं, और सुदर्शन और मोहन भागवत में कोई रक्त संबंध नहीं। ये अभी तक के सत्संग चालक हुए। ये चीज गैर परिवारवाद है। हाँ, लेकिन इसमें अभी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि एक मंच पे प्रियंका गांधी खड़ी थी जी, और प्रियंका कहती हैं कि अब आगे का फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए आपके बीच में कुछ युवा आ रहे हैं, और फिर उन्होंने अपने ही बेटा बेटियों को लाकर मंच पे खड़ा कर दिया दुनिया के सामने। खूब वो तस्वीरें खूब वायरल हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है, एआई का कौतुक हो। लेकिन कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो ये वीडियो आए ना आए, वो तब भी जानते हैं कि अगर वो बच्चे राजनीति में आना चाहेंगे तो वो हाई कमान बन के ही आएंगे, लो कमान बन के नहीं आएंगे। उनकी कमान हमेशा हाई रहेगी, लो नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी में काम करेंगे, नहीं। वो आएंगे तो सीधे सातवें आसमान से ही बात शुरू होगी। यही परिवारवाद है। सर, बिहार चुनाव में ओसामा की जीत हुई, शहाबुद्दीन का बेटा। इससे उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि इस तरीके के कई जो माफिया रहे जिनको योगी ने भी निपटाने का काम किया है, मुख्तार के परिवार की बात हो या फिर आपके अतीक के परिवार की बात हो, ये भी अभी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। ओसामा की जीत का किस तरीके का मैसेज उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कन्वे हुआ? क्या उसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, मुझे लगता है कि ओसामा जीत गया, लेकिन शहाबुद्दीन के रहते शहाबुद्दीन की बीवी चुनाव हार गई थी क्या, इसलिए जनता का मन तो इन लोगों से अब हट रहा है। ओसामा जीत गया अलग बात है। और बिहार में भी अब बाहुबली उतने प्रचंड नहीं है जितने पहले रहते थे। और उत्तर प्रदेश की तो भाई फिजा ही अलग हो बदल गई बिल्कुल। यहां किसी ओसामा का कोई लेना देना नहीं है ना। आप देख लीजिए कि चाहे मुख्तार का परिवार हो, चाहे अतीक का परिवार हो, कहां है? जेल में है या कचहरी में फाइल लिए घूम रहे हैं, यही ना। अफजाल जरूर है। और योगी आदित्यनाथ के शासन में मुझे लगता है कि अब इन लोगों को वो महिमा मंडन कभी हासिल नहीं हो सकता जो पहले कभी हो चुका, उससे कभी नहीं होगा कि इनको महिमा मंडित किया जाए, अतीक को, मुख्तार को, या इनकी लीगेसी जैसी कोई चीज हो। मुझे नहीं लगता। वो यूपी में नहीं। एक तो योगी का अपना काम करने का तरीका, योगी जी का, और दूसरा यहाँ की जनता भी अब इतने समय के बाद, इतनी लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान हुआ, तो वो भी उस सफाई अभियान से खुश है। तो वो वापस नहीं चाहेगी कि सफाई अभियान खंडित हो और फिर वापस से वही छोटे छोटे लोग अपराध की दुनिया से पनपे और फिर जाके कोई अतीक बन जाए या कोई अभी मुख्तार के जमीन पर सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत एक 72 फ्लैट बना के योगी जी ने दे दिया, और वो 9 लाख या 11 लाख में है कुल फ्लैट किस्तों में, और बाजार की कीमत उसकी अब 1 करोड़ है। क्या 1 करोड़ बाजार कीमत वाले फ्लैट में गरीब आदमी को चाबी दे दी। एक गुब्बारा बेचने वाला था, एक मूंगफली बेचने वाला, इस तरह के लोग लखनऊ को, इसीलिए का 1 करोड़ उसकी कीमत हो गई चाबी मिलते ही। और मुख्तार की का राजमहल जहां था उस पर गुब्बारा बेचने वाला रह रहा है। ये जो प्रतीकात्मक वो है ना मैसेज, ये बड़ा है कि आप कुछ नहीं,
जहां आपका महल था वहां गुब्बारा बेचने वाला अपने बच्चों के साथ रहना है। बिहार में अभी ऐसा नहीं हुआ। अब हो जाए भाजपा के इस नए परिवर्तन काल में, सम्राट चौधरी के टाइम में तो अलग बात है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी चाहेगी कि बिहार में योगी मॉडल को जमीन पर उतारे, ऐसा मुझे लगता है। सम्राट चौधरी के लिए भी अगर कुछ प्रतिष्ठा पाना है उनको, सम्राट चौधरी को, क्योंकि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में सम्राट चौधरी कोई एज ए मिनिस्टर कोई छवि बना पाए हो ऐसा तो हुआ नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जबकि उनके पास फाइनेंस ऐसा विभाग था। बस ये तक भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बाकी तो कुछ ऐसी कोई कहानी बनी नहीं जिससे लगे कि भाई इन्होंने सरकार में ऐसे ऐसे फैसले कर दिए। अब उनके पास वो मंत्रालय है जो खबर बनता है रोज, गृह मंत्रालय। उन्हें काम भी योगी जैसे आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। अब अगर वो योगी जिसके पीछे, योगी के बनाए रास्ते पर, जो योगी ने रास्ता उत्तर प्रदेश में दिखाया उस पर चल पाए तो चर्चित हो जाएंगे देश भर में, और नहीं चल पाए तो उनके लिए संकट पैदा हो जाएगा। हेमंता विश्व शर्मा ने एक योगी मॉडल को असम में उतारा और ठीक से उतारा, बिल्कुल, तो देश भर में चर्चा का विषय होगा। सोचिए, देश में कहीं भी चुनाव हो हेमंता को भी बुलाया जाता है। अब ये सम्राट चौधरी के कैपेबिलिटी पर चीजें आकर टिकेंगी। योगी मॉडल पता तो सबको है, लेकिन उसको जमीन पर उतारने के लिए बड़ा जिगरा भी चाहिए, और उसके जो जोखिम है उनको सहने की क्षमता भी चाहिए। भाई बड़ा अस्त्र चलाएंगे तो चल जाएगा तो बल्ले बल्ले होगी, और कहीं मिसफायर हो जाए तो नुकसान भी उतना ही होता है ना। इसलिए मैंने कहा बड़ा जिगर चाहिए योगी मॉडल के लिए। और सर, राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि 95वीं हार इस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया, बताया गया, राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो वो मुद्दा लेकर इस बार आए थे वो पार्टी विरोधी या फिर सरकार के विरोधी एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, अब जो समझ आ रहा है वो एजेंसीज को फायर कर रहे हैं। तो क्या आपको लगा कि ये कांग्रेस पार्टी और पूरे अलायंस के लिए ही एक बैकफायर कर गया? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी ने बिहार में उस मुद्दे को सड़क पर खड़ा करने की कोशिश की जो मुद्दा बिहार में मुद्दा था ही नहीं। आप सोचिए कि जिसका वोट नहीं कटा उसका क्या लेना देना इस SIR से और दुनिया की कहानी से, राहुल जी के नहीं ना। और जिनका कटा उनका जुड़ गया, बाद में आधार अलाउ हुआ तो। फिर जिनका नहीं जुड़ा या कटा रहा वो वास्तव में वही लोग थे जिनका कटना था। ठीक, जो दिवंगत हो गए वो तो कट नहीं। तो राहुल गांधी के साथ बिहार में 10-5 लाख आदमी सड़क पर नहीं कूद पड़ता। भाई किसी का वोट कट जाता और बिहार में शांति से चुनाव हो जाता, ऐसा संभव नहीं। बिहार में बड़ी हिंसा होती, बूथों पर हंगामा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग के पास कोई अपील भी लेके नहीं गया। तो राहुल गांधी ने एक तो गलत विषय पर ऊर्जा झोंक दी, दूसरा उन्होंने बिहार में यात्रा निकाली और कहा कि मुझे 8 साल के बच्चे ने ऐसा बताया कि वोट चोरी हो रही है। अब 8 साल का बच्चा तो क्या बताएगा। लेकिन खैर, उन्होंने कहा चीन तक में चर्चा हो रही वोट चोरी की भारत। खैर, उसके बाद वो अचानक से बिहार से दिल्ली आ गए और दिल्ली से गायब हो गए, और 52-53 दिन बाद बिहार पहुंचे, जब बिहार में चुनाव निपटने आ गए। अगर आप में निरंतरता नहीं है तो परिणाम नहीं आएगा, और वही परिणाम नहीं आया। कांग्रेस 1985 के बाद से कांग्रेस के माथे पर बिहार में रोली टीका नहीं लगा। 85 में आखिरी बार कांग्रेस सत्ता में थी। सोच लीजिए कितने वर्ष हो गए, 15 और 25 40, और 5 साल और जोड़ लीजिए, 45। क्या कर रहे हैं? लगभग आधी सदी हो गई आप सत्ता देखी नहीं। वो पार्टी जिसने देश में सालों तक शासन किया। तो राहुल गांधी के लिए मुझे लग रहा बहुत बड़ा डिबेकल है, बहुत बड़ा बैकफायर है। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या है
कि वाणी संयम बहुत जरूरी है। जब आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हों तो कम से कम आप तो अच्छे चलो। जब ग्रह आपको मजबूती दे रहे हो तो 2 बटन खोल लो रंगबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। जून में चुनाव परिणाम आया 24 का लोकसभा का, तो राहुल जी आ गए मैदान में अचानक से, और उन्होंने जो बातें की, उनके 3 बातें मुझे याद है। भैया, हमने नरेंद्र मोदी को डिमोलिश कर दिया, नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म, खलास, गो वेंट गाउन। दूसरी बात कही, वो 56 इंच का बताते थे सीना, मैंने यूं कर दिया। नंबर तो नहीं पता भैया, लेकिन 30-32 के आसपास आ गया आप सीना, ठीक। और तीसरी बात उन्होंने कही, मोदी को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, मजाक हो गए मोदी। 3 बातें कही। अब उन बातों का ही असर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये मोदी का अपना भाग्य है, मेहनत है, प्रारब्ध है। उसके बाद से जितने राज्यों में चुनाव हुए, मोदी ने सब में गर्दा ही उड़ा दिया। कांग्रेस बिल्कुल धस्तीभूत स्थिति में आ गई, पानी मांगना जिसको बोलते हैं। अब फीता लेके नापो मोदी जी का सीना कितना है, अब तो 56 से भी डबल हो गया। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, देख लीजिए। जो लोग कह रहे थे कि बैसाखी पर सरकार है मोदी की, 2 नारे बन गए। एक नए नमो एक फ्रेज है, उसकी नई व्याख्या चंद्रबाबू नायडू के लड़के ने दी, जो मंत्री है वहां, नारा लोकेश। उसने कहा नमो मीन्स नायडू एंड मोदी। आप देख रहे हैं ना। और नीतीश जी तो पांव छू लेते हैं, जिनके ऊपर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस उम्मीद से थी कि नीतीश मोदी को हड़काएंगे, बाबू मोदी को हड़काएंगे, वो लोग तो पांव छुए ले रहे मोदी के। 240 लोकसभा सदस्यों वाले नरेंद्र मोदी 2019 के नरेंद्र मोदी से 1 इंच कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है इस वक्त भी। मोदी जीतना जानते हैं, युद्ध लड़ना जानते हैं और युद्ध जीतना जानते हैं। राहुल जी में युद्ध लड़ने की भी कलाएं कम हैं, और जब युद्ध लड़ने की सलाहियत कम हो तो जीत वैसे ही दुर्लभ हो जाती है। मतलब 99 सीट जीतने के बाद भी राहुल गांधी ने देश भर में मिठाई बंटवा दी थी कि कांग्रेस जीत गई, जबकि भाजपा को 240 सीटें आई और कांग्रेस को 99। लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनावों की अपनी सीटें जोड़ ले कांग्रेस, 14, 19 और 24, तीनों में मिली सीटें जोड़ ले लोकसभा की, तो भी 240 नहीं होती। यानी कांग्रेस ने 3 लोकसभा चुनावों में जितने सीटें पाई, उससे ज्यादा मोदी ने 24 में पाई। और मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार चली, उसमें कांग्रेस के पास तो 272 सीट नहीं थी कभी, आपके पास तो 240 भी नहीं थी, फिर भी आपने सरकार बनाई। तो मेरा मानना यह है कि मोदी ने लोकसभा चुनाव में जो कमी रह गई उसको गंभीरता से लिया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बाउंस बैक किया कि गर्दा ही उड़ा दिया। तो इस पॉडकास्ट में हमने बिहार से निकले उत्तर प्रदेश के लिए मैसेज को समझा, 2027 के चुनाव को लेकर, योगी अखिलेश को लेकर, और साथ ही एक नया फॉर्मूला जो सर ने बताया कि भाई अब MY की काट DM हुआ है, और DM कौन है? दलित, मुस्लिम, और एक पीछे बैकडोर से थर्ड फ्रंट कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, और वो है मायावती और ओवैसी का, जो सीधे तौर पर डेंट अखिलेश यादव को करेगा। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम अमिताभ सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक नए मुद्दे के साथ नई बातचीत पेश करेंगे। अगर आपको अमिताभ सर के साथ हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को प्लीज लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम आगे अमिताभ सर के साथ और मुद्दों पर बातचीत आप तक पहुंचा सके।